प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद भाग 2। उसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आतंकवाद के कार्य। चलिए हम लोग वहीं पहुंचते हैं डायरेक्ट। हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आज आतंकवाद के कार्य या आतंकवादियों के कार्य। बच्चों वैसे भी आतंकवादी जो है, इनके कार्यों को हम कुछ दायरों में नहीं बांध सकते। जिस प्रकार हम इनके परिभाषा को नहीं बांध सकते, वैसे ही इनका कार्य है। हर प्रकार के नैतिक अनैतिक वे सभी कार्य करते हैं जिनसे इनके उद्देश्यों की प्राप्ति होने की संभावनाएं होती हैं। इसीलिए इनको आतंकवादी कहा जाता है। ठीक है, जिससे ये जो है सरकार को दबा सके, सरकार को दबाने के लिए जो भी कार्रवाई कर सकते हैं, सरकार पे अपना प्रभाव जमाने के लिए जितने भी प्रकार के निकृष्ट से निकृष्ट कार्रवाई, हिंसा, हत्या, बलात्कार, लूट, दंगा फसाद, ठीक है, अपहरण, विमान अपहरण, सब कुछ करते हैं। तो चलिए इनको हम लेकिन कुछ शब्दों में हम, जैसा कि अभी तक आतंकवादियों ने किया है, करते रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक नज़र डालते हैं कि आतंकवादी कैसा कैसा कार्य कर चुके हैं। आने वाले समय में वे क्या करेंगे बच्चों, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। चलिए, पहला कार्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों का अपहरण। बच्चों आतंकवादी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों का अपहरण कर लेते हैं और उनके बदले में अपनी शर्तों को रखते हैं। ठीक है, जिसको गौर मानना या ना मानना वो सरकार के अधीन होता है। ठीक है बच्चों, ऐसी ही एक घटना हुई थी कश्मीर से रुबिया अपहरण कांड। ठीक है, रुबैया सईद की घटना हुई थी, जो कि शायद कश्मीर मुख्यमंत्री की पुत्री थी, रुबैया सईद। और शुरुआत में ही हुई थी ये घटना, वही आज़ादी के तुरंत बाद। ठीक है बच्चों, खास करके महत्वपूर्ण व्यक्तियों का ही अपहरण करते हैं जिसके बदले में सरकार उनकी शर्तों को मान सके। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक चीज़ उन्होंने भी कहा था, शत्रु की प्रिय चीज़ों पे अधिकार करो ताकि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करें। ठीक है, तो प्रिय चीज़ क्या होता है बच्चों, महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होगा, किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का बेटा ही तो होगा, कि किसान का बेटा होगा महत्वपूर्ण? नहीं। तो कहने का मतलब उसी व्यक्ति का अपहरण करते हैं जिससे सरकार पे दबाव बनाया जा सके। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा है विमान अपहरण। बच्चों विमान अपहरण लगभग 1999 में भारत के एक विमान जो का नाम था IC 814। ठीक है बच्चों, IC 814, इसका अपहरण किया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, जो कि इसको उड़ाकर कंधार यानी अफगानिस्तान ले गए थे और कंधार हवाई अड्डे पर उसको रोका और वहीं से इन्होंने भारत सरकार पे अपनी शर्तें थोपना शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने अपने 3 या 4 कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की थी। ठीक है, मसूद अजहर जैसे मोहम्मद फरगना मसूद अजहर उनमें एक थे। ठीक है बच्चों, बाद में इन 4 आतंकियों को या 3 आतंकियों को छोड़ने के बाद जो है वहाँ अपने नागरिकों को मुक्त कराया गया। ठीक है बच्चों, तो इस विमान अपहरण की घटना को बोला जाता है हाईजैकिंग। तो आतंकवादी ऐसी भी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि विमान में कोई कमज़ोर और गरीब व्यक्ति यात्रा नहीं करता। विमान में जो भी यात्रा करते हैं, ये समझ लीजिए कि वो हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, हर व्यक्ति अमीर होता है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब वही है कि विमान अपहरण करने के बाद भी जो है करके भी अपनी शर्तों को सरकार के सम्मुख रखते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं आतंकवादी। ठीक है, अर्थात सरकार को दबाव में लाने का प्रयास करते हैं। अगला है महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्या। बच्चों ये आतंकवादी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्या भी करते हैं, इसके लिए भी सरकार के दबाव डालते हैं, चाहे बदले की भावना से हत्या करें। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो भारत में श्री राजीव गांधी जी की हत्या कौन की थी, लिट्टे ने। श्रीलंका का उग्रवादी संगठन LTTE, इसको बोला जाता है बच्चों लिट्टे, जिसका पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ठीक है बच्चों, लिबरेशन यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम,
लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम, याद रखिएगा आप लोग। तो लिट्टे ने किसकी हत्या की थी महत्वपूर्ण व्यक्तियों में? भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की। अब इनकी हत्या अगर देखा जाए तो बदले की भावना से की थी, क्योंकि भारत की जब शांति सेनाएं यहाँ पे गई थी तो श्री राजीव गांधी जी लिट्टे के हितों की इन्होंने अनदेखी की थी। ठीक है बच्चों, चलिए। हिंसा, तोड़फोड़ एवं बम विस्फोट, बच्चों ये भी जो है आतंकवादियों का एक कार्य है। जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्या भी करते हैं। हिंसा, किसी की भी भीड़ की हिंसा, मार काट, ठीक है। तोड़ फोड़ यानी दंगा फसाद भी कर सकते हैं, जहाँ सरकारी संस्थानों को तोड़ना, महत्वपूर्ण स्थानों को तोड़ फोड़ मचाना। बम विस्फोट, महत्वपूर्ण संस्थानों को बम से उड़ाना, जैसे संसद भवन, विधानसभा भवन, स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े होटल, प्रसिद्ध स्थल, ठीक है बच्चों। इन सबको बम विस्फोट से उड़ाकर भी ये सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं आतंकवादी, ताकि सरकार उसी दबाव में आकर इनकी बातों को मान ले। कुछ को उड़ाते हैं बच्चों, तो उसी का उदाहरण देकर दूसरे और संस्थानों को उड़ाने की धमकी देते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बम विस्फोट, एक अपना विमान अपहरण हुआ था, लादेन ने किया था, और उसी विमान को ले जाकर जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उसका लड़ा दिया था, वहाँ भी विस्फोट हुआ था अमेरिका में। तो ये कार्य भी आतंकवादियों के ही है। ठीक है बच्चों, हिंसा, तोड़फोड़ एवं बम विस्फोट। अगला है सामूहिक नरसंहार। बच्चों खास करके भीड़ वाले स्थानों पर जो भी है वहाँ पर आतंकवादियों की कार्रवाई, बम विस्फोट हो सकती है। वहाँ पर जाकर गोलियों से ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाकर संपूर्ण नागरिकों को, सैनिकों को, जो भी वहाँ व्यक्ति हों, सबको नरसंहार की कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कार्य करके भी जो है आतंकवादी सरकार को दबाव में लाने का प्रयास करते हैं, ताकि सरकार उनकी बातों को मान ले, या अपनी शर्तों के साथ जो है सरकार को इस बात की धमकी देते हैं सामूहिक नरसंहार की, और इच्छाएं पूर्ति ना होने पर वे सामूहिक नरसंहार करके सरकार को चुनौती भी देते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है सार्वजनिक संपत्ति एवं संचार सेवाओं को नष्ट करना। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है, सार्वजनिक किसको कहते हैं? सरकारी सेवाओं को कहते हैं ना। सरकार की सारी संपत्ति सबकी संपत्ति है। हाँ, चलिए। सार्वजनिक संपत्ति एवं संचार सेवाओं को, संचार सेवाओं बच्चों जैसे टेलीफोन लाइन हो गई, टेलीफोन टावर्स हो गए, मोबाइल टावर्स हो गए, तो ये सभी हो गई। और संचार सेवाओं में सड़कें हो गई। सार्वजनिक संपत्ति में बड़े बड़े संस्थान हो गए, बैंक, बड़ी बड़ी ऑफिसें, कॉलेज, और भी सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक संपत्ति जैसे अन्य महत्वपूर्ण संस्थान। ठीक है बच्चों, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, ये सभी संचार सेवाओं में। टावर्स हो गए, सड़क, रेल मार्ग, ठीक है, इन सबको भी ये नष्ट करने का प्रयास करते हैं बच्चों। रेल की पटरियों को भी उखाड़ने, बम के द्वारा उखाड़ फेंकते हैं, सड़कों को भी उखाड़ फेंकते हैं, कहीं मार्ग में अवरोध पैदा करने के लिए। तो कहने का मतलब आतंकवादी सरकार पे दबाव बनाने के लिए इन कार्यों को भी करते हैं। प्रचार एवं अफवाह, आतंकवादी सरकार का विरोध करने के लिए, सरकार को नीचा दिखाने के लिए, सरकार का आम जनता में सरकार के प्रति विद्रोह एवं नफरत की भावना पैदा करने के लिए प्रचार एवं अफवाह का भी सहारा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आतंकवादी इसका भी प्रयोग करते हैं सरकार को, आम जनता को सरकार का विरोधी बनाने के लिए। प्रचार एवं अफवाह भी फैलाया जाता है, जनता को भी डराने के लिए, सरकार को भी और जनता को भी डराने के लिए। अगर ये कहा जाए कि भारत के संपूर्ण नलों में एक पाकिस्तानी एजेंट जहर घोल चुका है, तो बच्चों क्या होगा? कहीं एक दो अगर मर भी गए तो हर व्यक्ति अपने कुओं में, अपने हैंडपंपों से पानी पीने में भी घबराने लगेगा। ये एक प्रकार से आतंक की स्थिति बन जाएगी। तो बच्चों आतंकवादी इसका भी प्रयोग करते हैं, प्रचार भी करते हैं, जैसे अब बताया गया कि जनता को सरकार से तोड़ने के लिए। अगला है आत्मघाती हमले। बच्चों आत्मघाती हमला
ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें सरकार के प्रति एक प्रकार से देखा जाए तो आत्मघाती हमले एक क्रांतिकारी कदम जैसे ही होते हैं। ठीक है, आतंकवादी इसमें भी क्या करते हैं कि मानव बम, मनुष्यों में के शरीर में बम बांध कर कहीं कहीं उनको डायरेक्ट जो है कूदवा देते हैं। जैसे देखा जाए तो फिर राजीव गांधी जी की हत्या जो है आत्मघाती हमले के द्वारा ही हुई थी, जिसमें लिट्टे ने एक वृद्ध महिला का प्रयोग किया था, उसके शरीर में बम बांधकर उसको जो है मंच पर भेज दिया, फिर राजीव गांधी जी का आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे ही वो वहाँ गए तो रिमोट सिस्टम के द्वारा उनको उड़ा दिया गया। ठीक है बच्चों, आत्मघाती हमले में जो व्यक्ति बम बांध के जाता है वो स्वयं भी नहीं बचता, लेकिन जिसके लिए जाता है वो कार्य अपना कर ही देता है। ठीक है बच्चों, आत्मघाती हमले को एक प्रकार से ये कह सकते हैं मानव बम का प्रयोग। ठीक है बच्चों, मानव बम का प्रयोग। मानव बम क्या होता है? मानव एक चलता फिरता बम, शरीर में बम बांध ले और एक प्रकार से वो चलता फिरता बम बन जाता है। जहां भी जाएगा, जिस भीड़ में वो कूद पड़ेगा, जिस भवन में, चाहे संसद भवन हो, चाहे विधानसभा भवन हो, चाहे जहां भी हो, जिस तरफ कूद पड़ेगा समझ लीजिए वही जो है विस्फोट हो जाएगा। एक प्रकार से ये हम कह सकते हैं चलता फिरता बम। ठीक है, उसे बोलते हैं मानव बम। ठीक है बच्चों, और किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रयोग आतंकवादी जो है हर समय अपने पास जो भी हथियार होंगे उनका प्रयोग कर सकते हैं, उनके प्रयोग की धमकी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आतंकवादियों के पास परमाणु हथियार भी हो तो परमाणु हथियारों का भी प्रयोग वो कर सकते हैं या परमाणु हथियारों के प्रयोग की वो धमकी दे सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी वे सभी मानवता विरोधी, कहने का मतलब मानवतावादी, मानवता विरोधी कार्रवाई कर सकते हैं जो उनके दिमाग में आए, हर प्रकार से जो भी कर सकते हैं वो। ठीक है बच्चों, इसलिए आतंकवादियों के कार्य को हम किसी दायरे में नहीं बांध सकते। जिससे उनके हितों का लाभ हो, जिससे उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो, वे सभी कार्य कर सकते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आतंकवादियों के प्रकार। ठीक है, आतंकवादियों के प्रकार। आतंकवादी कितने प्रकार के हो सकते हैं या कितने प्रकार से आतंकवाद फैलाया जा सकता है। इसलिए कि हिंसा, हत्या, बलात्कार, लूट खसोट, दंगा, सबको हम जो है आतंकवाद की श्रेणी में तो ला दिए, लेकिन आतंकवाद की परिभाषा अभी तक पूरी नहीं हुई। देखिए, पहला है व्यक्तिपरक आतंकवाद, दूसरा है बच्चों राष्ट्रीय आतंकवाद, तीसरा है क्षेत्रीय आतंकवाद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, पांचवा है इस्लामिक आतंकवाद, छठवां है साइबर आतंकवाद। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिपरक आतंकवाद। इसमें आतंकवाद में इसमें जो है कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत रूप से शत्रुता का बदला लेने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को या हिंसात्मक गतिविधियों को अपनाता है। ठीक है, जैसे अपमान का प्रतिशोध, किसी ने किसी का अपमान किया हो, उसका प्रतिशोध लेने के लिए हिंसात्मक गतिविधियां अपनाए, उसकी हत्या कर दे, मारे पीटे, कुछ भी करे। हाँ, और किसी व्यक्ति या मालिक से न्यायोचित मांगों का पूरा कराने में। व्यक्तिगत का मतलब होता है अपने मालिक से अगर कोई नौकर असंतुष्ट है तो मालिक के विरुद्ध वो आतंकवादी या हिंसात्मक गतिविधियों का प्रयोग वो कर सकता है, वो करता ही है। ठीक है, व्यक्तिगत शत्रु के शक्तिशाली होने पर उसके पीठ पीछे, बच्चों देख लीजिए, पीठ पीछे से आतंकित करना। यानी अगर कोई व्यक्तिगत शत्रु है अपना, जिससे व्यक्तिगत शत्रुता है, अगर वो ताकतवर हो गया तो उसके पीछे उसको जो है आतंकित करने का प्रयास करना, ये सभी होते हैं व्यक्तिपरक आतंकवाद, जिसमें कि खास करके व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत झगड़ों के लिए, अपने व्यक्तिगत शत्रुतापूर्ण कार्यों के लिए हिंसात्मक कार्रवाई का प्रयोग किया जाता है, हिंसात्मक गतिविधियों का प्रयोग, धमकी का प्रयोग। ठीक है, वो है व्यक्तिपरक आतंकवाद। अगला है बच्चों राष्ट्रीय आतंकवाद। राष्ट्रीय आतंकवाद में कौन कौन से संगठन आ जाते हैं? जैसे राष्ट्र के अंदर के क्या क्या आ जाते हैं? उग्रवादी संगठन, नक्सली, अलगाववादी आदि, ये सभी राष्ट्रीय आतंकवादी होते हैं, जो कि राष्ट्र के अंदर ही रहकर गतिविधियां अपनी अपनाते रहते हैं। खास करके अपनी मांगों को लेकर ये संघर्ष करते हैं, जो कि गवर्नमेंट पे या सरकार पे एक नाराज वर्ग होता है, सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण। ठीक है, सरकार के अत्याचारपूर्ण नीतियों के कारण, और भी कई कारण हो सकते हैं, दमनपूर्ण नीतियों के कारण,
तो ये एक प्रकार से ये सरकार से नाराज वर्ग होता है, ठीक है, जो कि राष्ट्र के अंदर ही सरकार से अपनी मांगों को लेकर हिंसात्मक कार्रवाई करता है, हिंसात्मक गतिविधियां अपनाता है। जैसे देखिए, अपनी सरकारों की भेदभावपूर्ण नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं ये लोग। अपनी सरकारों के विरुद्ध किसी कारण सशस्त्र संघर्ष करने वाले संगठन, कोई कारण कोई भी हो सकता है, जैसे बताया गया, जैसे शिवाजी ने क्या किया था उस समय, औरंगजेब की दमनपूर्ण नीतियों के कारण इन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया था, गुरिल्ला युद्ध अपनाया था। यही कार्य सिखों ने भी किया था, ठीक है बच्चों। सिख जो थे ये भी औरंगजेब से ही प्रताड़ित थे। और जैसे श्रीलंका में लिट्टे वहाँ की लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम, यहाँ की खास करके अपने हिंदुस्तान के तमिल मूल के नागरिकों के साथ जब श्रीलंका सरकार ने जो है भेदभावपूर्ण नीति अपनाई, इनका जो है दमन करना प्रारंभ किया, तो वहाँ भी लिट्टे का जन्म हुआ। इटली में रेड आर्मी, भारत के असम राज्य में उल्फा, जम्मू कश्मीर में JKLF, ठीक है बच्चों। असम राज्य ही नहीं, अगर देखा जाए तो भारत के लगभग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगभग उल्फा है, और जो है और भी बहुत से संगठन है बच्चों। उल्फा हो गया, बोडो हो गया, नागालैंड, नागा संगठन हो गए, चलो कई संगठन है, क्योंकि पूर्णतया उनका हम नाम नहीं याद आ रहा है। कई संगठन है वहाँ, जो कि खास करके शुरुआत तो थे, कुछ उसमें समाप्त भी हो गए, कुछ ने जो है राजनैतिक पार्टियों का रूप धारण कर लिया, कम्युनिस्ट पार्टियों के रूप में हो गए। तो कहने का मतलब राष्ट्रीय आतंकवाद में वे सभी उग्रवादी संगठन आते हैं जो कि सरकार से नाराज होते हैं, सरकार की नीतियों से ये असंतुष्ट होते हैं, किसी नीति से, चाहे दमनपूर्ण नीति हो, चाहे अत्याचारपूर्ण नीति हो, चाहे भेदभावपूर्ण नीति हो, चाहे अपनी उपेक्षा की नीति हो, ठीक है, चाहे जातिवाद की नीति हो, चाहे धर्मवाद की नीति हो, कोई भी नीति हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये राष्ट्रीय आतंकवादी होते हैं जो राष्ट्र के अंदर ही रहकर सरकार का विरोध करते हैं। और इनको जो है अगर देखा जाए तो कुछ समय बाद इनको विदेशी सहायता भी मिलने लगती है। भारत के मतलब देश के जो पड़ोसी शत्रु राष्ट्र होते हैं, इनको हथियारों की सप्लाई उधर से मिलने लगती है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला है क्षेत्रीय आतंकवाद। क्षेत्रीय आतंकवाद क्या है? अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य के अंदर आतंकवाद का सहारा लेना। मांग कोई भी हो सकती है, जैसे क्षेत्रीय स्वतंत्रता की मांग को लेकर, क्षेत्रीय विकास को लेकर, ठीक है बच्चों, क्षेत्रीय विकास को लेकर, या अलग राज्य बनाने को लेकर, वर्ग विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष के प्रति भेदभाव को लेकर, सरकार द्वारा क्षेत्र विशेष के विकास पर कम ध्यान देना, विशेष भाषाई क्षेत्र के साथ भेदभाव। इसमें बच्चों कई प्रकार की बात आ जाती है। जैसे क्षेत्र में क्या होता है, हर प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग स्थिति होती है, जाति विशेष अलग होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, ठीक है बच्चों। जैसे अगर क्षेत्र का कोई एक वर्ग नाराज हुआ तो अपनी क्षेत्रीय स्वतंत्रता की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध गतिविधियां चलाने लगा कि हमें आज़ाद कर दीजिए। क्षेत्रीय विकास, अगर गवर्नमेंट किसी विशेष क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है तो ऐसे जो है उग्रवादी संगठनों का जन्म उस क्षेत्र में होता है जो अपने विकास को लेकर सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। अर्थात विकास का मतलब होता है जैसे उस क्षेत्र की उपेक्षा की जाए। अलग राज्य बनाने को लेकर सरकार की अगर भेदभावपूर्ण नीति है या क्षेत्र विशेष के प्रति उपेक्षा की नीति है तो ऐसे में अलग राज्य की भी मांग कर सकते हैं। अब देखिए, वर्ग विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष के प्रति भेदभाव, ये भी अलग राज्य की मांग कर सकते हैं, या सरकार का विरोध कर सकते हैं, या नक्सली गतिविधियां अपना सकते हैं, या उग्रवादी गतिविधियां अपना सकते हैं, ठीक है बच्चों। विशेष जाति, विशेष क्षेत्र के विशेष वर्ग समझ लीजिए इसको आप, ठीक है, विशेष क्षेत्र के। और सरकार द्वारा क्षेत्र विशेष के विकास पर कम ध्यान देना। बच्चों ऐसे भी देखा जाए तो आजकल के समय में जो भी मंत्री विभिन्न विभागों के जो मंत्री वर्ग होता है वो करता क्या है, मंत्री तो होता है पूरे प्रदेश का या पूरे देश का, लेकिन वो विकास कार्य ज़्यादा कहाँ करता है, जिस क्षेत्र से उसको चुनाव लड़ना होता है,
ठीक है बच्चों, ये कार्य विधायक भी यही करता है, सांसद भी यही करते हैं, क्योंकि उनको ये बना के रखना पड़ता है कि हम अपने क्षेत्र के चुनाव ना हारें कभी। इसलिए वे भले ही संपूर्ण भारत के या संपूर्ण प्रदेश के विभागीय मंत्री हों, लेकिन अपना सारा मंत्रित्व, सारा विकास कार्य अपने क्षेत्र की ओर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अन्य क्षेत्र के जो उपेक्षित क्षेत्र हो जाते हैं, वे भी अपने लिए अलगाव की मांग कर सकते हैं या सरकार के प्रति हिंसात्मक गतिविधियां अपना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सरकार द्वारा क्षेत्र विशेष के विकास पर कम ध्यान देना ये भी आतंकवाद का एक कारण बन सकता है। विशेष भाषाई क्षेत्र के साथ भेदभाव, जैसे बच्चों अभी तक हो रहा था ना, महाराष्ट्र में हिंदी भाषी यूपी और बिहार वालों के साथ भेदभाव, या कभी भाषा को लेकर अगर देखा जाए तो विशेष भाषाई का मतलब होता है, जैसे बांग्लादेश को ले लीजिए, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था, जबकि बांग्लादेश की भाषा बंगाली थी और उनके ऊपर जबरन जो है उर्दू भाषा थोप दिया गया, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा। तो ऐसी स्थिति में भी वो अलगाववाद की मांग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये होता है भाषाई भेदभाव। विशिष्ट भाषी क्षेत्र, कहते हैं हिंदी भाषी लोग हैं, ये अंग्रेजी भाषी हैं। ठीक है, तो ऐसे में भेदभाव होना ये भी एक प्रकार से जनता को असंतुष्ट करने के बराबर है, और जनता असंतुष्ट हुई तो अपनी कोई भी गतिविधियां सरकार के विरुद्ध चला सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वही होता है जो एक सीमा से दूसरे सीमा पे, अर्थात एक देश से दूसरे देशों में अगर आतंकवाद फैलता है तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जिसे हम लोग सीमा पार आतंकवाद कह सकते हैं, जो कि अन्य देशों तक फैला होता है या अन्य राष्ट्रों तक फैला होता है। और इन आतंकवादियों का क्षेत्र कई राष्ट्रों तक विस्तृत होता है, एक ही राष्ट्र में नहीं हो सकता है इन आतंकवादियों का क्षेत्र कई राष्ट्रों तक हो। ठीक है बच्चों, जैसे वर्तमान समय में आतंकवादियों का फरगना कहा जाता है पाकिस्तान को। ठीक है, आतंकवादियों की फैक्ट्री भी कहते हैं उसको शायद। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों की भागीदारी हो सकती है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन कौन है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद उसको हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान पाकिस्तान में प्रयोग कर रहा है। आतंकवादी संगठन हम अंतर्राष्ट्रीय उसको कह सकते हैं जो भारत में अपनी गतिविधियां चला रहा है, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, ठीक है, हरकत उल अंसार, ये सभी जो खास करके पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है जो कश्मीर में भेज के वो जो है आतंकवाद को फैला रहा है, वो सभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन कहे जा सकते हैं। या लिट्टे को भी आतंकवादी संगठन कहा जाता है बच्चों, जबकि ये लंका में ही है, लेकिन फिर भी ये हिंदुस्तान में आकर इसने जो है श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। एक प्रकार से इसको भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन का गणना का दर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ ने दे दिया था। ठीक है बच्चों, और वर्तमान समय में लगभग सभी राष्ट्र आतंकवाद से परेशान हैं। और एक प्रकार से आतंकवाद क्या है? बिना सेना के लड़ी जाने वाली लड़ाई, सैनिकों का प्रयोग, सैनिकों का स्थान आतंकवादी ले लेते हैं बच्चों। जैसे कहा जाता है ना, जब सेनाएं असफल होती हैं, जब राजनय असफल होता है तो सैनिक कार्रवाई की जाती है, जब सैनिक कार्रवाई असफल होती है तो उनका स्थान आतंकवादी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्या है? विभिन्न आतंकवादी संगठन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात एक दूसरे से लेन देन, हेल्प, सहायता ये सब करते रहते हैं। ठीक है, और वर्तमान में इस्लामिक आतंकवाद ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के रूप में सामने है। ठीक है बच्चों, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे लिट्टे, अलकायदा, हरकत उल अंसार, हरकत उल मुजाहिदीन, ISI आदि, ये सभी आतंकवादी संगठन कई राष्ट्रों तक फैले हुए हैं बच्चों। अलकायदा देखिए, अमेरिका को हमारा ध्वस्त कर दिया, अमेरिका ने इसको ध्वस्त कर दिया। ठीक है, हरकत उल अंसार, मुजाहिदीन, ISIF ये सीरिया और उस तरफ का है, पश्चिम एशिया क्षेत्र का, नहीं हाँ उस तरफ का है, पश्चिम एशिया क्षेत्र, क्या बोलते हैं, सीरिया के क्षेत्र का। अगला है इस्लामिक आतंकवाद।
बच्चों वर्तमान समय में इस्लामिक आतंकवाद लगभग संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, जो कि खासकर से मध्यकाल से ही प्रारंभ है। और प्रारंभ में साम्राज्य विस्तार है तो इसका युद्धों में प्रयोग होता रहा है। ठीक है बच्चों, इस्लाम धर्म के प्रचार एवं प्रसार में अत्यधिक प्रयोग किया गया इस्लामिक आतंकवाद का, क्योंकि बच्चों इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो कि तलवार के दम पर जो है फैलाया गया। तलवार के दम पर इस्लाम धर्म का प्रचार किया गया। जबरन किसी अन्य वर्ग को मुसलमान बनाया गया, अन्य धर्मों को मानने वाले को जबरन, ठीक है, अन्य वर्गों पर जबरन बंदूक एवं तलवार के बल पर इस्लाम थोप दिया गया। और वर्तमान समय में इस्लामिक आतंकवाद का संरक्षक राष्ट्र के रूप में माना जाता है किसको? पाकिस्तान को। और वर्तमान समय में इसके निम्न रूप देखने को सामने मिलते हैं बच्चों। हिंदू मुस्लिम दंगे एवं संघर्ष होता है, इस्लामिक आतंकवाद। ईसाई मुस्लिम संघर्ष, ये भी एकदम बिल्कुल रियल है, ये भी होता है। यहूदी मुस्लिम संघर्ष, ये भी होता है। मुस्लिम के बीच में भी शिया एवं सुन्नी संघर्ष होता रहता है। ठीक है बच्चों। और पाक गुप्तचर एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये जो है आतंकवादियों के प्रशिक्षण का केंद्र है, एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार से ISI जो है, ये भी एक प्रकार से गुप्तचर एजेंसी के नाम पर ये भी एक आतंकवादी संगठन ही है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है साइबर आतंकवाद। बच्चों वर्तमान समय में अभी लेटेस्ट न्यूज, अभी हाल में 90 के दशक से प्रारंभ होता है साइबर आतंकवाद। साइबर आतंकवाद क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा का युद्ध में प्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी का आतंकी कार्रवाइयों में प्रयोग। ठीक है बच्चों, सूचना उपकरणों का आतंकवाद में प्रयोग। और वर्तमान में ये सबसे खतरनाक हथियार है। ये लगभग देखा जाए बच्चों, आतंकी कार्रवाई में गोला बारूद में ये किसी क्षेत्र विशेष का नुकसान होता है, किसी व्यक्ति की हत्या होती है, लेकिन इससे ये खतरनाक इसलिए है कि इसका रेंज बहुत ही असीमित है। ठीक है, वर्तमान समय में सबसे अधिक खतरनाक हथियार, क्योंकि बच्चों ये संपूर्ण व्यवस्था को ही ध्वस्त कर देता है। राष्ट्र के किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, किसी वर्ग विशेष को नहीं, ये सिर्फ संपूर्ण राष्ट्र की व्यवस्था को ही ध्वस्त कर देता है। और सूचना का सबसे तेज चलने वाला माध्यम एवं प्रमुख हथियार वर्तमान समय में क्या है? कंप्यूटर एवं इंटरनेट है। इसलिए आजकल के समय में साइबर आतंकवाद को कंप्यूटर एवं इंटरनेट का भी आतंकवाद कह सकते हैं आप। और सभी राष्ट्रों के लगभग सभी संस्थाओं में कंप्यूटर का प्रयोग साइबर आतंकवाद को फैलाने में सहायक होता है। बच्चों इसका जो है, चूँकि हथियार भी कंप्यूटर होता है और लक्ष्य भी कंप्यूटर ही होता है, इसलिए हर स्थानों पर राष्ट्र का कोई ऐसा संस्थान ना हो नहीं है जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो। ठीक है बच्चों, हर स्थान पे, हर संस्थान में कोई संस्थान बचा ही नहीं है जो बगैर कंप्यूटर के चलता हो। वर्तमान समय में हर संस्थानों में कंप्यूटर मौजूद है, अर्थात लक्ष्य हर स्थानों पे मौजूद है, हथियार भी हर स्थानों पे मौजूद है। ठीक है बच्चों, जैसे बंदूक, गोला बारूद, इसके लिए तो लाइसेंस होता है बच्चों। और एक पिस्टल खरीदने जाइए तो लगभग जो है लाइसेंस लीजिए, फिर उसके बाद आप उसको जो है पिस्टल खरीदिए, पहले लाइसेंस कराइए फिर पिस्टल खरीदिए। उसको भी आप जो है जब जाइए लाइसेंस लेके रहिए, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी स्थिति क्या है? आप चाहिए तो फाइबर हथियार अभी खरीद सकते हैं। और देखिए बच्चों, आप लोगों के हाथ में जो ये मोबाइल है ना, ये भी फाइबर हथियार ही है, क्योंकि वर्तमान में जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो एक छोटा सा कंप्यूटर है आप लोगों के हाथ में। इसके द्वारा भी आप किसी अन्य राष्ट्रों में मेल, ईमेल भेजकर उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, आतंक फैला सकते हैं बच्चों। आतंक का मतलब है, अगर एक जो है किसी बैंक से अगर अचानक पैसा गायब हो जाए तो स्थिति क्या होगी? डिसबैलेंस हो जाएगी। और ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आज के समय में साइबर आतंकवादी संगठन बनने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में भी आतंकवादी संगठन, जो अभी तक आतंकवादी संगठन थे, जो अभी हथियारों से युद्ध कर रहे थे, अब उनको जो है साइबर आतंकवादी संगठनों के रूप में धीरे धीरे तब्दील करने का प्रयास किया जा रहा है।
और वर्तमान समय में सबसे अधिक फाइबर सेना फाइबर स्थिति में फाइबर आक्रमण करने में मजबूत कौन है बच्चों? वो है चाइना। ठीक है। और कंप्यूटर आप जितना चाहें, फाइबर हथियार क्या होता है? कंप्यूटर होता है। फाइबर हथियार कंप्यूटर, फाइबर लक्ष्य कंप्यूटर। तो दोनों कंप्यूटर आप जब चाहें तब खरीद सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। हथियार वो भी है। ठीक है। और फाइबर आक्रमण किसी व्यक्ति पर आक्रमण नहीं होता, बल्कि कंप्यूटरीकृत व्यवस्था पर आक्रमण होता है। और बच्चों सोच सकते हैं, जब राष्ट्र के सभी संस्थानों में कंप्यूटर लगा हो तो ऐसी स्थिति में आप बताइए जो है कहाँ आक्रमण नहीं किया जा सकता। और सभी कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था अगर ध्वस्त कर दिया जाए तो राष्ट्र की व्यवस्था कैसे चलेगी? नहीं चल सकती। और स्थिति इसकी ऐसी है कि आसानी एवं खतरा मुक्त भी है। खतरा मुक्त इसलिए है बच्चों कि विश्व के किसी भी कोने से किसी कोने में आक्रमण किया जा सकता है। किसके जरिए? इंटरनेट के जरिए। बच्चों इंटरनेट अगर देखा जाए तो कहते हैं भगवान कण-कण में व्याप्त है। भगवान तो कण-कण में व्याप्त हैं, तो दूसरे नंबर पर बच्चों इंटरनेट है जो कि वो भी कण-कण में व्याप्त है। भगवान से किसी मामले में भगवान के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी पहले नंबर पर भगवान कण-कण में व्याप्त हैं, दूसरे नंबर पर इंटरनेट ये कण-कण में व्याप्त है, और तीसरे नंबर पे बच्चों आतंकवाद है जो कि कण-कण में व्याप्त ये भी है। ठीक है। चलिए, जब आप कमेंट करेंगे कि आतंकवाद कण-कण में व्याप्त क्यों है बच्चों, तो हम आपको बताएंगे कि आतंकवाद काहे नहीं व्याप्त है। ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है? विश्व के किसी कोने से किसी कोने में आक्रमण किया जा सकता है बच्चों। पकड़े जाने का डर नहीं होता, मारे जाने का कोई खौफ नहीं, शीघ्र पता भी नहीं चल पाता। अर्थात अगर कोई आतंकवादी कार्रवाई बच्चों स्वयं बंदूक लेकर, बम लेकर अगर कोई करता है तो वहाँ तो पकड़ा भी जा सकता है, मारा भी जा सकता है। ठीक है। तुरंत कुछ भी हो सकता है, गिरफ्तार भी हो सकता है, अरे वही पकड़ा जा सकता है। ठीक है। तो यह व्यवस्था एक प्रकार से राष्ट्र की व्यवस्था पर आक्रमण होता है, साइबर अटैक। एक प्रकार से क्या कहते हैं इसको? युद्ध पूर्व विजय प्राप्ति की ये रक्तहीन स्ट्रैटेजी होती है। सारी व्यवस्था अगर नष्ट हो जाएगी बच्चों तो राष्ट्र कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, राष्ट्र की समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें क्या ना करें। तो ऐसी स्थिति में उस पर विजय प्राप्त करना आसान होगा, क्योंकि व्यवस्था उसकी ध्वस्त है। हर चीज़, हथियारों की व्यवस्था भी बच्चों कंप्यूटराइड है, टैंक भी चलती हैं, मिसाइलें भी चलती हैं, वो भी कंप्यूटराइड हैं। तो समझ लीजिए आज के इस यंत्रीकरण के युद्ध में जब सारी व्यवस्था ही कंप्यूटराइड है तो हम जिसको चाहेंगे उस व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे तो व्यवस्था हमारी नाकाम हो जाएगी। अब आजकल के युद्ध हैकिंग और साइबर अटैक, साइबर आक्रमण के कौन कौन से रूप हैं बच्चों? देख लीजिए, हैकिंग, क्रैकिंग, वायरस अटैक, वर्म अटैक, ट्रोजन हॉर्स अटैक, लॉजिक बम अटैक, स्पैम मेल आदि अनेक साइबर आक्रमण के तरीके हैं। इन्हीं के द्वारा साइबर आतंकवाद फैलाया जाता है बच्चों। ठीक है। लेकिन हाँ, इतना इसमें अंतर होता है अन्य में, अन्य को केवल बंदूक चलाना आता है बच्चों, लेकिन इसमें जो है इसीलिए इसको ज्ञान युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्ञानियों का युद्ध है, अज्ञानियों का नहीं। बंदूक चलाने वाला इसको नहीं चला सकता। इसको क्या बोलते हैं, साइबर आतंकवाद फैलाने के लिए उस आतंकवादी को कंप्यूटर का मास्टरमाइंड होना ही पड़ेगा। कंप्यूटर के अंदर से लेकर बाहर तक की जानकारी उसको होनी चाहिए, तभी वो साइबर आतंकवाद का मास्टरमाइंड बन सकता है। बाकी अन्य क्षेत्र में ना पढ़ने की ज़रूरत है ना लिखने की ज़रूरत है, बस बम थमा दिए जाइए, मानो बम शरीर में बम बांध दिए जाइए, आराम से कूद जाइए, अब बन गए आतंकवादी। लेकिन साइबर आतंकवाद में बच्चों, साइबर आतंकवादी बनने के लिए कंप्यूटर का पूर्ण विशेषज्ञ होना जरूरी है, क्योंकि जब तक कंप्यूटर का विशेषज्ञ आतंक नहीं होगा तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह अटैक किया जाए, किस तरह अटैक ना किया जाए, कंप्यूटर से कितने प्रकार के आक्रमण हो सकते हैं, किस तरह आक्रमण होंगे, कुछ पता नहीं। इसलिए इसे ज्ञान युद्ध भी कहा जाता है बच्चों, कंप्यूटर के युद्ध को, क्योंकि ये विद्वानों का युद्ध है। ठीक है बच्चों, चलिए अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बाकी जो है अब इसको हम यहीं पर रोक देते हैं, बाकी अगले भाग में हम फिर पढ़ेंगे।